ये कहानी जिद है तेरे इश्क की प्रलय और सृष्टि की कहानी का आगे का पार्ट सेकंड सीजन होगा। प्रलय और सृष्टि की कहानी जिद है तेरे इश्क की। इस कहानी को आप लोगों ने अपना भरपूर प्यार और सहयोग दिया। उम्मीद करती हूँ ये कहानी भी आप लोगों को पसंद आएगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि कहानी का पहला पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। 1 महीने बाद प्रलय ने नताशा को अभी भी माफ़ नहीं किया था। कहते हैं जिस पर प्यार और भरोसा सबसे ज़्यादा गहरा होता है उसकी चोट भी बहुत ज़्यादा गहरी होती है। नताशा को अपनी सगी बहन से बढ़कर प्यार किया था, इसलिए उसने जो किया उससे प्रलय के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं बची थी। प्रलय नीचे आया। नीचे कुसुम जी प्रांस के साथ खेल रही थी। जैसे ही वो उनके पास आया और उनसे सृष्टि के बारे में बात करने लगा, कुसुम जी को यही सही मौका लगा। वो भी प्रलय से बोली, तुम्हें नताशा को माफ़ कर देना चाहिए प्रलय, उसके साथ भी बहुत गलत हुआ है। मुझे लगता है तुम्हें उससे बात करनी चाहिए और उसके फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। मुझसे उसे उदास देखा नहीं जाता। प्रलय बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, अगर आपसे उसे उदास नहीं देखा जाता तो आप एक काम क्यों नहीं करती, उसे यहाँ से जाने के लिए कह दीजिए ना। जब वो यहाँ पर रहेगी ही नहीं तो आपको उसे देखना भी नहीं पड़ेगा। कुसुम जी उसकी बात पर हैरान रह गई। वहीं नताशा जो सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे की तरफ आ रही थी, जब उसने प्रलय की बात सुनी तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। अब वो तुरंत भागते हुए अपने रूम में वापस चली गई। जैसे ही वो रोते हुए अपने रूम में आई और बेड पर बैठ गई, उसके आंखों से आंसू अभी भी बह रहे थे। तभी उसका ध्यान अपने फ़ोन की तरफ गया। कुछ सोचते हुए उसने अपने आंखों से आंसू साफ किए और तुरंत आद्विक को कॉल कर दिया। आद्विक जो इस वक्त अपने घर में एक लड़की के साथ था। जैसे ही उसने अपने फ़ोन पर नताशा का फ़ोन आते हुए देखा, फ़ोन रिसीव कर बोला, तो आखिर तुम्हें मेरी याद आ ही गई मेरी जान। नताशा एक गहरी सांस लेकर बोली, तुम मुझसे मिलना चाहते थे ना। आद्विक मुस्कुराया और बोला, ये तो तुमने गलत कह दिया, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता जान, मैं तो तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा हूँ। चाहना तो बहुत छोटी बात हो गई। नताशा व्यंग से मुस्कुराई और बोली, मैं तुमसे मिलने के लिए तैयार हूँ, बताओ मुझे कहाँ आना होगा। आद्विक उसका जवाब सुनकर हैरान रह गया। वो तुरंत बोला, होटल हयात में आ जाओ। नताशा ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वो रोते हुए बोली, आप मुझे खुद से दूर करना चाहते हैं ना भाइयों। आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ तो ठीक है, जा रही हूँ मैं यहाँ से, लेकिन जाते जाते उस इंसान को ख़त्म करके जाऊँगी जिस इंसान ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर गहरे एक्सप्रेशन थे। वहीं सृष्टि अभी अपने रूम में थी, लेकिन वो प्रलय के कहे अनुसार अपने रूम में रहने वाली नहीं थी। उसने सोच लिया था कि जैसे ही उसे प्रलय की गाड़ी रावत मेंशन से बाहर निकलने की आवाज़ आएगी, वो तुरंत नीचे चली जाएगी। उसकी इतनी भी तबीयत नहीं खराब थी कि वो पूरा दिन आराम करती रहे, बस उसे थोड़ा सा फीवर था। उसे नताशा से मिलना था, कुसुम जी से मिलना था, प्रांस के साथ वक्त बिताना था, और ये उसके रूम में बैठे बैठे नहीं हो सकता था। वहीं कुसुम जी से बात करने के बाद अब प्रलय वहां से जा चुका था और कुसुम जी ने भी एक सर्वेंट को नाश्ता सृष्टि के रूम में लेकर जाने को बोल दिया था। लेकिन वो सर्वेंट उनके कहे अनुसार नाश्ता सृष्टि के रूम में लेकर जाती उससे पहले ही सृष्टि सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे की तरफ आई। कुसुम जी ने उसे देखा तो मुस्कुराई और बोली, प्रलय ने तो कहा था तुम्हारी तबीयत सही नहीं है। सृष्टि तुरंत बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, मेरी तबीयत बिल्कुल सही है। आप तो जानती हैं अपने बेटे को, कुछ ज़्यादा ही नखरे हैं उनके। ये बोलकर वो हंसी और फिर सोफे पर बैठ गई। उसने प्रांस को अपनी गोद में ले लिया था और उसके साथ खेलने लगी थी। तभी वो कुसुम जी की तरफ देखते हुए बोली, नताशा कहाँ है माँ, वो नज़र नहीं आ रही है, अपने रूम में है क्या। कुसुम जी ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोली, हाँ थोड़ी देर पहले नीचे आई थी ब्रेकफास्ट के लिए, लेकिन ब्रेकफास्ट भी उसने बहुत कम किया, मुश्किल से 2 निवाले खाए होंगे और फिर वापस ऊपर चली गई। काफ़ी उदास लग रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे परेशान भी हो।
सृष्टि उनकी बात सुनकर कुछ सोचने लगी। जब वो कल नताशा के रूम में गई थी तब उसे भी नताशा बहुत परेशान लग रही थी। उसने प्रांस को वापस प्रेम में लिटाया और कुसुम जी की तरफ देखते हुए बोली, आप एक काम कीजिए माँ, डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लगवा दीजिए, मैं अभी नताशा को नीचे लेकर आती हूँ। ये बोलकर सृष्टि ने अपने कदम ऊपर नताशा के रूम की तरफ बढ़ा दिए। सृष्टि नताशा के रूम में आई। दरवाज़ा खुला था लेकिन सामने बेड पर नताशा नहीं थी। वो वॉशरूम की तरफ देखते हुए बोली, तुम वॉशरूम में हो क्या नताशा? लेकिन वॉशरूम में से कोई आवाज़ नहीं आई तो सृष्टि खुद ही वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। उसने वॉशरूम का दरवाज़ा जैसे ही हल्का सा छुआ, दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। सृष्टि ने अंदर झांक कर देखा लेकिन नताशा वहाँ पर भी नहीं थी। सृष्टि हैरानी से बोली, माँ ने तो कहा था कि नताशा अपने रूम में है, पर यहाँ तो कोई नहीं है। माँ, आपने कहा था वो अपने रूम में गई है, लेकिन रूम में तो कोई भी नहीं है। कुसुम जी हैरानी से बोली, क्या? लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही तो वो ऊपर गई थी। सृष्टि परेशान होते हुए बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ, वो कुछ दिनों से बहुत परेशान थे। ऊपर से डिस्ट्रॉयर ने जाने सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम उसे क्या क्या बोल दिया था। अगर वो सच में घर छोड़कर चली गई तो? कुसुम जी ने और भी ज़्यादा परेशान हो गई। वो तुरंत बोली, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सृष्टि ने अपने हाथ में पकड़े हुए फ़ोन से तुरंत नताशा को कॉल किया, लेकिन लगातार 3-4 कॉल करने के बाद भी नताशा ने कॉल रिसीव नहीं किया तो अब उसकी परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ गई। उसने अब प्रलय का नंबर मिलाया। प्रलय ने जैसे ही कॉल रिसीव किया, सृष्टि घबराते हुए बोली, नताशा नताशा कहीं नहीं मिल रही है। डिस्ट्रॉयर वो पता नहीं कहाँ चली गई, ना ही रूम में है और ना ही वो मेरा फ़ोन उठा रही है। वो घर में भी कहीं नहीं है। प्लीज़ आप उसके बारे में पता लगाइए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्रलय गुस्से से बोला, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं फालतू लोगों पर अपना वक्त बर्बाद करूं। वो जहाँ गई होगी अपनी मर्जी से गई होगी, और वो लोग जो प्रलय राणा के होकर भी उसे धोखा दे, वो तो बेशक से कहीं भी जाए, प्रलय राणा को फर्क नहीं पड़ता। सृष्टि उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। वो ऐसे कैसे नताशा के लिए इतना बेफिक्र हो सकता था? वो गुस्से से बोली, आप ऐसा नहीं कर सकते डिस्ट्रॉयर, वो बहन है आपकी। प्रलय आगे गुस्से से बोला, ओह रियली? ये उसने तब क्यों नहीं सोचा जब वो मेरे ही खिलाफ षड्यंत्र रच रही थी, जब वो मेरे ही प्यार को मुझसे दूर करने की कोशिश कर रही थी, जब वो ये जानते हुए भी कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो, तुम्हें तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। सृष्टि उसकी बात सुनकर आगे कुछ बोलती उससे पहले ही प्रलय ने सामने से कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और सृष्टि बस अपने फ़ोन की तरफ देखती रह गई। उसका दिल बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा था, ये सोच सोच कर कि ना जाने नताशा किस हाल में होगी, कहाँ होगी, कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। उसकी जान निकल रही थी। कुसुम जी की आंखों में आंसू आने लगे। वो रोते हुए बोली, कुछ करो ना सृष्टि, तुम प्रलय को मनाओ, वो नताशा को लेकर वापस आएगा। पहले ही उसके साथ बहुत बुरा हो चुका है, उसने तुम लोगों को बताया नहीं। लेकिन ये बोलते बोलते वो चुप हो गई थी। भले ही नताशा ने किसी को कुछ नहीं बताया था, लेकिन उसकी हालत देखकर हर कोई समझ सकता था कि उसके साथ हुआ क्या है। सृष्टि ने कुसुम जी को चुप कराया और उन्हें कंधों से पकड़कर बोली, आप प्रांस का ख्याल रखिएगा, मैं अभी आती हूँ। कुसुम जी हैरानी से बोली, लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? सृष्टि ने कोई जवाब नहीं दिया और तुरंत वहाँ से बाहर की तरफ चली गई। वो जाकर गाड़ी में बैठी और ड्राइवर से बोली, मुझे राणा इंडस्ट्रीज़ जाना है। ड्राइवर ने राणा इंडस्ट्रीज़ के नाम पर मना नहीं किया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो राणा इंडस्ट्रीज़ जा ही रही थी ताकि वहाँ जाकर प्रलय को मना सके कि वो नताशा को ढूंढे। उसके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन अभी उसे तकरीबन 5 मिनट ही हुए थे गाड़ी में बैठे कि अचानक से उसका फ़ोन बजने लगा। नताशा के नंबर से कॉल आते देख सृष्टि हैरान हुई। उसने तुरंत कॉल रिसीव किया। सामने से नताशा कुछ बोलती उससे पहले ही सृष्टि बोली, तुम कहाँ हो नताशा? तुम ऐसे कैसे घर छोड़कर जा सकती हो? मुझे बताओ तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें अभी लेने आ रही हूँ। ये बोलते हुए वो नताशा के जवाब का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन सामने से नताशा की नहीं बल्कि आद्विक की आवाज़ आई। बड़ा परेशान हो रही हो अपनी ननद के लिए सृष्टि? प्रलय राणा, अगर इतना ही प्यार है अपनी ननद से तो आ जाओ इसे लेने।
आद्विक की आवाज़ सुनकर सृष्टि की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत बोली, तुम कौन हो? आद्विक सामने से मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी ननद का पति, मतलब तुम्हारा जीजू। जल्दी आ जाओ, इसी बहाने तुम्हारी मुझसे भी मुलाकात हो जाएगी। सृष्टि कुछ बोलती उससे पहले ही सामने से फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया था और वो बस अपने फ़ोन की तरफ देखती रह गई। उसने अब ड्राइवर की तरफ देखा जो मिरर में से उसे देख रहा था। अगर वो ड्राइवर को कुछ बोलती तो ड्राइवर तुरंत प्रलय को बता देता और प्रलय उसे भी होटल नहीं जाने देता। वो तुरंत बोली, गाड़ी रोको। ड्राइवर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोला, सॉरी मैडम, लेकिन मैं गाड़ी नहीं रोक सकता। सृष्टि बहाना बनाते हुए बोली, अरे मुझे वोमिट आई है, तुम जल्दी से गाड़ी रोको। ये बोलते हुए उसने अपनी गर्दन पर अपना हाथ रख लिया था। ड्राइवर ने इमरजेंसी समझते हुए तुरंत गाड़ी रोक दी और अगले ही पल सृष्टि गाड़ी से बाहर निकल गई। ड्राइवर भी तुरंत गाड़ी से बाहर निकलने लगा, लेकिन जब तक वो सृष्टि के पास आता तब तक सृष्टि वहाँ से गुजर रही कैब रोक कर उसमें बैठकर वहाँ से निकल भी गई थी। ड्राइवर बस उसकी तरफ देखता ही रह गया। अब उसने तुरंत प्रलय को कॉल किया, लेकिन प्रलय ने सामने से कॉल रिसीव किया ही नहीं। ड्राइवर को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। उसने तुरंत उस गाड़ी का पीछा करना शुरू किया, लेकिन कुछ ही दूरी पर आकर सृष्टि की गाड़ी उसकी आंखों के सामने से ओझल हो गई। वहीं दूसरी तरफ होटल हयात आद्विक अपनी डेविल नज़रों से सामने बेड पर बैठी हुई नताशा की तरफ देख रहा था, जो डर से कांप रही थी। वो ये सोच कर आई थी कि वो आद्विक की जान ले लेगी, लेकिन यहाँ आकर आद्विक ने पूरा खेल ही पलट दिया था। इससे पहले कि नताशा कुछ करती, आद्विक ने उसे रस्सियों से बांध दिया था। उसके हाथों पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन आद्विक हद से ज़्यादा बेरहम बन चुका था। हालांकि बेरहमी तो वो नताशा पर पहले भी करता था, लेकिन इस बार तो उसने हद पार कर दी थी। नताशा का पूरा चेहरा लाल था और साथ ही साथ उसके होठों के किनारे फटे हुए थे, जिनमें से खून बह रहा था। उसके बाल भी पूरे बिखरे हुए थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसके साथ मारपीट की गई है। आद्विक उसकी हालत देखकर हंसा और बोला, तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे बदला लोगी? तुम्हें पता है मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए नहीं बुला रहा था क्योंकि मेरा तुमसे मिलने का मन कर रहा था, या फिर तुम्हारे साथ रहने का मन कर रहा था। मैं तो यहाँ पर तुम्हें इसलिए बुला रहा था क्योंकि बहुत सुना है मैंने तुम्हारी भाभी के बारे में कि बड़ी सुंदर दिखती है वो। तुम्हारा भाई पागल है उसके लिए, तो सोचा क्यों ना हम भी उस पागलपन से एक मुलाकात कर लें, हम भी तुम्हारी भाभी की खूबसूरती का थोड़ा सा मज़ा ले लें। उसकी बात सुनकर नताशा गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, खबरदार, अगर तुमने भाभी की तरफ नज़र उठाकर भी देखा तो मैं जान ले लूँगी तुम्हारी। आद्विक मुस्कुराया और बोला, तुम्हें लगता है तुम्हारी हालत है मेरी जान लेने वाली? तुम अपनी जान की सोचो। 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे तुम्हारी जान लेने में, बस हल्का सा तुम्हारी गर्दन को मरोड़ दूंगा और तुम यहाँ जिंदा लाश बन जाओगे। वैसे तो मुझे तुम्हें ख़त्म करना ही है, पर इतनी आसानी से नहीं, थोड़ा तड़पा तड़पा कर। और अगर तुम्हारे ही सामने मैं तुम्हारी भाभी के साथ वो सब करूँगा जो मैं तुम्हारे साथ करता आया हूँ, तो इससे बड़ी तड़प क्या ही होगी तुम्हारे लिए। मैं तो सोचकर ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। अभी वो बोल ही रहा था कि तभी रूम का दरवाज़ा बजा। आद्विक के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट लिए बोला, तुम्हारी भाभी आ गई है, अब मैं तुम पर बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अब तो जो भी होगा तुम्हारी भाभी के साथ होगा। ये बोलकर वो हंसा और फिर तुरंत दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाज़ा खोला। दरवाजे के बाहर सृष्टि ही खड़ी थी, जो गुस्से से आद्विक की तरफ देख रही थी। उसने जोर से आद्विक को धक्का दिया और अंदर की तरफ आई तो वो एकदम हैरान रह गई। नताशा की हालत देखकर वो कांप उठी थी। वो तुरंत उसकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन आद्विक ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और बोला, इतनी भी क्या जल्दी है भाभी जान? पहले ज़रा अपने इस कलाकार से तो मिल लीजिए, कब से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ और आप हैं कि मेरी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देख रहे, सीधा अपनी ननद को बचाने चली। सृष्टि गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, बकवास बंद करो अपनी और हाथ छोड़ो मेरा। ये बोलते हुए वो आद्विक से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन आद्विक ने उसका हाथ बहुत ज़्यादा कसकर पकड़ा हुआ था। नताशा रोते हुए बोली, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था भाभी। सृष्टि ने अब गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोली,
तुम तो बात ही मत करो मुझसे। एक बार पहले भी तुमने बेवकूफ़ी की थी जिसकी सज़ा तुम आज तक भुगत रही हो नताशा, और एक बार फिर से तुम वही बेवकूफ़ी करने चली थी। नताशा और भी ज़्यादा रोने लगी। सृष्टि ने खुद पर कंट्रोल किया और बोली, अब रोना बंद करो और तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे घटिया लोगों से डरा नहीं जाता बल्कि उन्हें सबक सिखाया जाता है। ये बोलकर अचानक ही सृष्टि ने अपना हाथ ज़ोर से खींचा तो आद्विक ने उसका हाथ झटक गया। आद्विक उसका हाथ दोबारा पकड़ता उससे पहले ही सृष्टि ने वहाँ पर साइड में रखा हुआ वास उठाया और ज़ोर से आद्विक के सिर पर दे मारा। आद्विक की दर्द से चीख निकल गई। नताशा हैरान रह गई। सृष्टि ने अब तुरंत अपने कदम नताशा की तरफ बढ़ा दिए। उसने जल्दी से आकर नताशा के हाथ की रस्सी खोलना शुरू किया, लेकिन वो उस रस्सी को खोलती उससे पहले ही आद्विक ने खुद को संभाल लिया और वो सृष्टि की तरफ आया। उसने सृष्टि को बालों से पकड़कर पीछे की तरफ खींचा और गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, मुझसे पंगे लेती है? तुझे इस शानदार कमरे में बुलाया ताकि मैं तेरे साथ मज़े कर सकूं, और तूने मुझे ही चोट पहुंचा दी। अब तू देखती जा मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। अगर तुझे यहाँ पर आने के लिए पछतावा ना करा दिया तो मैं भी आद्विक राणावत नहीं। सृष्टि के चेहरे पर दर्द झलकने लगा था। जिस तरह से आद्विक ने उसके बालों को कसकर पकड़ा हुआ था, उसके बाल पीछे की तरफ खींच रहे थे। वो आद्विक को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन इस बार आद्विक उस पर हावी हो गया और उसने अचानक से ही सृष्टि को बेड पर पटक दिया। सृष्टि जल्दी से बेड से उठने लगी, लेकिन उसके पहले ही आद्विक उसके ऊपर झुका और अगले ही पल उसने सृष्टि के कंधे पर अपना हाथ रख दिया और उसके कपड़ों को पूरी तरह से खींच दिया। सृष्टि की आंखें बड़ी हो गई। वहीं नताशा ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। वो इस वक्त मौत से भी ज़्यादा बदतर टॉर्चर महसूस कर रही थी। एक बार पहले भी उसने सृष्टि की ज़िंदगी खराब कर दी थी और आज एक बार फिर से उसकी वजह से सृष्टि की ज़िंदगी खराब हो रही थी। वो मन ही मन बोली, प्लीज़ भाई आ जाइए ना। दूसरी तरफ गाड़ी में बैठा प्रलय बेहद स्पीड से अपनी गाड़ी चला रहा था जब सृष्टि का उसे फ़ोन आया और सृष्टि ने उसे बताया कि नताशा घर से गायब है। तभी वो अपने ऑफिस से बाहर निकल गया था और रास्ते में ही उसने आद्विक की लोकेशन पता करवा ली थी। लेकिन आद्विक की लोकेशन उससे तकरीबन 1 घंटा दूर थी, लेकिन फिर भी प्रलय हद से ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चला रहा था ताकि जल्द से जल्द नताशा के पास पहुंच सके। तभी उसने देखा कि उसके पास ड्राइवर का कॉल आ रहा है। वो इस वक्त अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, पर जब ड्राइवर का फ़ोन लगातार आने लगा तो उसने कॉल रिसीव किया। सामने से ड्राइवर की आवाज़ आई, सर सर सृष्टि मैडम। सृष्टि का नाम सुनकर ही प्रलय की धड़कन जैसे एक पल के लिए स्किप हो गई थी। उसने तुरंत गाड़ी का ब्रेक लगाया और बोला, सृष्टि क्या हुआ मेरी यूनिवर्स को? ड्राइवर डरते हुए बोला, सर वो मैं उन्हें लेकर राणा इंडस्ट्रीज आ रहा था, लेकिन अचानक ही उनके फ़ोन पर किसी का फ़ोन आया। वो गुस्से से उस आदमी से बात कर रही थी और वो शायद उन्हें कहीं मिलने के लिए बुला रहा था। मैं आपको इन्फॉर्म करता उससे पहले ही सृष्टि मैडम ने गाड़ी रुकवाई और कैब करके वहाँ से चली गई। प्रलय के होश उड़ गए। वो कुछ पलों के लिए तो कुछ बोल ही नहीं पाया। वो ड्राइवर एक बार फिर से बोला, मैंने आपको कॉल करने की कोशिश की थी सर, लेकिन आपका कॉल लग ही नहीं रहा था और मैंने उनकी गाड़ी का पीछा करने की कोशिश भी की, पर उनकी गाड़ी पता नहीं कहाँ गायब हो गई। ड्राइवर बोल ही रहा था कि अचानक ही उसे महसूस हुआ कि सामने से कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी है। उसे प्रलय के रूड रूप से डर लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ प्रलय ने अब गाड़ी की स्पीड और भी ज़्यादा तेज कर दी थी। उसने गुस्से से अपनी एक मुट्ठी कसी और उसे अपने माथे पर मारते हुए बोला, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था यूनिवर्स। तुम जानती हो तुम्हारे लिए तो मैं पागल हूँ। तुम्हें मुझ पर इतना तो यकीन रखना चाहिए था कि मैं नताशा को कुछ नहीं होने दूंगा। बेशक से मैं उससे नाराज़ हूँ, लेकिन वो बहन है मेरी। एक बार मुझे बताती कि तुम्हें आद्विक का कॉल आया था, पर तुम हमेशा अपनी मर्जी करती हो। इस बार भी तुमने वही किया। जहाँ एक तरफ प्रलय को सृष्टि के होटल आने के बारे में पता चल चुका था, वहीं दूसरी तरफ आद्विक सृष्टि के गर्दन पर झुका हुआ उसे किस करने की कोशिश कर रहा था। नताशा अपने हाथ की रस्सी खोलने की कोशिश कर रही थी। सृष्टि जब उसका रस्सी खोलने की कोशिश कर रही थी तो उसने उसके गांठ को हल्का सा खोल दिया था, जिसकी वजह से अब नताशा की वो रस्सी और भी ज़्यादा ढीली होने लगी थी।
जैसे ही उसके हाथ फ्री हुए उसने तुरंत अपने पैरों को भी खोला और अगले ही पल उसने अपनी नज़रें इधर उधर दौड़ाई। वो ऐसे आद्विक का सामना नहीं कर सकती थी क्योंकि आद्विक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। ऐसे में सृष्टि और नताशा दोनों मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। लेकिन तभी नताशा की नज़र वहाँ सामने टेबल पर रखे हुए फ्रूट बाउल पर गई जिसमें एक तेज़ धार चाकू लगा हुआ था। उसने जल्दी से वो चाकू उठाया और आद्विक की तरफ लेकर बढ़ी। उसकी आंखों के सामने हर एक वो पल चल रहा था जब जब आद्विक ने उसे टॉर्चर किया था, उसका रेप किया था, उसके साथ ज़बरदस्ती की थी, उसे ना जाने कितने दिनों तक भूखा रखा था, उसे बात बात पर मारता था, पीटता था। एक जानवर से भी ज़्यादा बुरी हालत आद्विक ने उसकी की थी। और सबसे ज़्यादा तो उसे वो बात याद आ रही थी जब आद्विक ने उसे अपने दोस्तों को खुश करने के लिए कहा। वो ये सब याद करते हुए नताशा का हाथ उस चाकू पर और भी ज़्यादा कस चुका था। आद्विक के हाथ अब सृष्टि की कमर पर चलने लगे थे। सृष्टि उसके चेहरे पर अपने हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर आद्विक किसी जंगली जानवर की तरह उस पर भारी पड़ रहा था। जैसे ही आद्विक ने अपना हाथ सृष्टि की कमर पर से उसके कपड़े हटाने के लिए आगे की तरफ किया, नताशा ने पीछे से उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया। आद्विक एकदम से चौंक गया। उसने तुरंत पलट कर नताशा की तरफ देखा। वो जल्दी से उस पर झपट्टा मारने लगा, लेकिन अचानक ही उसका चेहरा एकदम से कांप गया और चेहरे की नसें बाहर को उभर गई। उसके चेहरे का रंग एकदम लाल हो चुका था और आंखों की पुतलियां भी बिल्कुल ठहर गई थी। उसके पेट में वो तेज धार चाकू अंदर तक फंस चुका था जो नताशा के हाथ में था। सृष्टि ने भी जब उस चाकू के चलने की आवाज़ सुनी तो वो हैरान रह गई। वो तुरंत खुद को संभालते हुए बेड के ऊपर की तरफ होकर बैठी। उसकी नज़र नताशा पर थी जिसने अब आद्विक के पेट में फंसा हुआ वो चाकू बाहर की तरफ निकाला और एक बार फिर से आद्विक के पेट पर जोर से ठोक दिया। आद्विक की दर्द से चीख निकल गई और एक बार फिर से वो बुरी तरह कांप उठा। उसके पेट से खून का फुबारा छूट चुका था और खून की बूंदें नताशा के हाथ पर भी लगी हुई थी। लेकिन नताशा की आंखों में अब ना कोई दर्द नजर आ रहा था और ना ही कोई डर, ना कोई तकलीफ और ना ही कोई पछतावा। वो बस बिल्कुल सुन्न होकर आद्विक की तरफ देख रही थी और सृष्टि की आंखों से आंसू बह रहे थे। नताशा ने एक बार फिर से उस चाकू को बाहर निकाला और बोली, आई तो मैं तुम्हें यहाँ पर ख़त्म करने ही थी। तुम्हारी वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मेरा भाई मुझसे छिन गया। अगर तुम्हें ज़िंदा रहने देती तो पूरी ज़िंदगी एक दर्द में रहती, पूरी ज़िंदगी तड़पती रहती कि जिसने मुझे बर्बाद किया वो आबाद होकर गलियों में घूम रहा है। पर अब अगर मैं मरूंगी भी तो सुकून से मरूंगी कि कम से कम मैंने उसे मार तो दिया जो मेरी मौत की वजह है। ये बोलकर जैसे ही अब नताशा अपने पेट पर वो चाकू चलाने को हुई कि सृष्टि ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और अगले ही पल एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। वो खुद को रोक ही नहीं पाई। आद्विक दर्द से तड़पता हुआ नीचे ज़मीन पर गिर गया और नताशा बेड पर बेहोश होकर गिर चुकी थी। सृष्टि के हाथों में वो चाकू था जिससे आद्विक का खून हुआ था और उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। उसने जल्दी से उस चाकू को कपड़े से साफ किया और फिर उस पर पूरी तरह से अपने फिंगरप्रिंट लगाने लगी और उसी वक्त एकदम से रूम का दरवाज़ा खुला। दरवाजे पर मीडिया वालों की भीड़ लगी हुई थी जो अपने कैमरा से अंदर की तरफ देखते हुए पिक्चर्स ले रही थी। कभी वो ज़मीन पर लाश बनकर गिरे हुए आद्विक की पिक्चर क्लिक कर रहे थे तो कभी सृष्टि और उसके हाथ में पकड़े हुए चाकू पर फोकस कर रहे थे और कभी उसकी नज़र नताशा पर होती जो बेड पर बेहोश थी। एक मीडिया वाला जो लाइव टेलीकास्ट कर रहा था उसने तुरंत अपने टेलीकास्ट में बोला, सृष्टि प्रलय राणा ने किया अपने ही ननद के पति का खून। जी हाँ, सृष्टि प्रलय राणा ने कर दिया है आद्विक राणावत का खून। क्या है इस खून की वजह, ये तो अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन देखिए कितनी बेरहमी से मारा है सृष्टि प्रलय राणा ने आद्विक राणावत को। जैसे ही ये न्यूज़ वहाँ पर दौड़ कर आ रहे प्रलय ने सुनी वो एकदम से हैरान रह गया। उसके कदम कुछ पल के लिए रुक गए थे, लेकिन जब उसने धीरे धीरे अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाए तो दरवाजे पर जाकर उसकी नज़र सृष्टि पर गई जिसके हाथ खून से रंगे हुए थे। वो तुरंत अंदर की तरफ आने लगा, लेकिन मीडिया वाले उसे वहीं पर घेर कर खड़े हो गए थे। वो प्रलय की तरफ देखते हुए बोले,
क्या आप हमें बता सकते हैं क्यों आपकी बीवी ने आपके ही बहन के पति का खून कर दिया? बताइए मिस्टर प्रलय राणा, क्या है इस खून की वजह? हमने सुना है आपकी बहन काफ़ी वक्त से आपके घर पर रह रही थी, तो क्या उनके पति के साथ अनबन चल रही थी? लेकिन फिर वो यहाँ पर उनके साथ होटल में क्या कर रही थी? और आपकी पत्नी वो यहाँ पर क्यों आई थी? क्यों उन्होंने आद्विक राणा का खून कर दिया, वो भी इतनी बेरहमी से, इतना ब्रूटल? वो सारे सवाल सुनते हुए प्रलय का चेहरा गुस्से से कांप रहा था और उसकी नज़रें सृष्टि पर टिकी हुई थी, जिसने अपना चेहरा झुकाया हुआ था। अभी तक उस रूम के बाहर सिर्फ मीडिया वाले ही खड़े थे, जहां पर नीचे ज़मीन पर आद्विक की लाश गिरी हुई थी। लेकिन अब देखते ही देखते वहां पर पुलिस वाले भी आ चुके थे और सबकी नज़रें सृष्टि पर ही टिकी हुई थी। प्रलय भी सृष्टि के पास आया, उसकी नज़रें सृष्टि पर टिकी थी, लेकिन सृष्टि उसकी तरफ देख नहीं पा रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो कैसे प्रलय से अपनी नज़रें मिलाए, जबकि नताशा अभी भी बेहोश थी। होटल स्टाफ ने उसे होश में लाने के लिए उस पर पानी की बूंदें डाली तो वो होश में आई, और होश में आते ही जब उसने अपने सामने मीडिया और पुलिस वालों को देखा तो वो हैरान रह गई। उसकी नज़र नीचे आद्विक पर गई, जिसे उसने खुद मारा था, लेकिन अब उसे देखकर वो हद से ज़्यादा डर रही थी। प्रलय सृष्टि की तरफ देखते हुए धीमे से बोला, तुमने नहीं किया ना ये सब? सृष्टि अपना सिर झुकाए ही बोली, मैंने ही किया है डिस्ट्रॉयर, गलती हो गई मुझसे। प्रलय बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, गलती तो नहीं हुई, खैर अब जब अपने ऊपर इल्ज़ाम लिया भी है तो सज़ा भी भुगतो। उसकी बात सुनकर सृष्टि ने हैरानी से प्रलय की तरफ देखा। प्रलय नताशा के पास आया और उसे देखते हुए बोला, तुम ठीक हो? नताशा रोते हुए बोली, भाइयों ये सब मैंने। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रलय ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे अपने सीने से लगाकर बोला, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, तुम चलो मेरे साथ। ये बोलकर वो नताशा को लेकर बाहर निकलने लगा, लेकिन नताशा तुरंत सृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन भाभी को ऐसे छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं भाइयों? भाभी ने कुछ नहीं किया है, ये सब तो मैं। उसकी बात पूरी होती उससे पहले प्रलय ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और बोला, मैंने कहा ना, चलो यहाँ से। ये बोलकर प्रलय उसे ज़बरदस्ती वहाँ से ले आया था, जबकि पुलिस वाले अब सृष्टि को हथकड़ी लगा रहे थे। सृष्टि की आंखों में आंसू तैर रहे थे, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सच में प्रलय ने उसकी बातों पर यकीन कर लिया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे बुरा लगना चाहिए या फिर एक तरफ से उसे राहत मिलनी चाहिए कि कम से कम उसने नताशा को तो बचा लिया। वो खुद इस वक्त कुछ सोच समझ नहीं पा रही थी। पुलिस वाले उसे लेकर पुलिस स्टेशन के लिए निकल गए थे, जबकि मीडिया वाले अभी भी कभी प्रलय को घेर कर खड़े थे तो कभी पुलिस वालों को। जब प्रलय और पुलिस की जीप दोनों वहां से निकल गई तो अब मीडिया वालों ने उन्हें राणा मेंशन और पुलिस स्टेशन तक फॉलो करना शुरू कर दिया था। नताशा गाड़ी में बैठी रोते हुए बोली, मुझे आपको कुछ बताना है भाइयों। प्रलय गुस्से से बोला, मुझे कुछ नहीं सुनना। नताशा रोते हुए बोली, लेकिन मैं आपको कुछ बताऊंगी नहीं भाई तो आपको पता कैसे चलेगा कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रलय एक बार फिर से चिल्लाया, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? नताशा उसके गुस्से से डर रही थी, लेकिन मुझसे वो सारा सच बताना चाहती थी प्रलय को, जिससे कम से कम प्रलय सृष्टि को तो गलत ना समझे। वो एक बार पहले भी उन दोनों को दूर कर चुकी थी, अब उनके बीच की गलतफहमी का कारण नहीं बनना चाहती थी। इसलिए अब बिना एक पल गंवाए उसने तुरंत बोलना शुरू किया, मुझे आद्विक ने मिलने के लिए बुलाया था। आप चाहते थे कि मैं राणा मेंशन से चली जाऊं, तो मुझे लग रहा था मुझे मर ही जाना चाहिए, लेकिन मैं मरने से पहले आद्विक को ख़त्म करना चाहती थी। पर आद्विक को मेरे इरादों के बारे में पता चल गया था, इसलिए उसने सृष्टि भाभी को फ़ोन करके बुलाया, और सृष्टि भाभी जब वहाँ पर आई तो उसने उनके साथ ज़बरदस्ती। वो इससे आगे कुछ बोलती उससे पहले ही प्रलय गुस्से से बोला, चुप रहो तुम, एक बार कहा ना मुझे कुछ नहीं सुनना। उसका गुस्सा देखकर अब नताशा एकदम से चुप हो गई। अब उसकी कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई और उसने तुरंत अपना चेहरा झुका लिया। कुछ ही देर बाद गाड़ी राणा मेंशन के पार्किंग एरिया में आकर रुकी। कुसुम जी बाहर दरवाजे पर ही खड़ी थी। अभी उन्होंने भी वो न्यूज़ सुनी जो मीडिया वालों ने कुछ ही पलों में लगभग पूरे मुंबई में फैला दी थी।
जैसे ही प्रलय की गाड़ी रुकी वो तुरंत गाड़ी के पास आने लगी, लेकिन प्रलय गाड़ी में बैठा ही नताशा की तरफ देखते हुए बोला, गाड़ी से निकलो। नताशा तुरंत गाड़ी से बाहर निकल गई। प्रलय अगले ही पल उस गाड़ी को वहां से लेकर चला गया और कुसुम जी बस वहीं पर खड़ी रह गईं। नताशा तुरंत भागते हुए उनके पास आई और रोते हुए बोली, मॉम, आज एक बार फिर से मेरी वजह से सब खराब हो गया। मॉम, भैया और भाभी एक बार फिर से अलग हो गए। मुझे बहुत डर लग रहा है मॉम, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने आद्विक की जान ले ली, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे ऐसा करने से सारी प्रॉब्लम सृष्टि भाभी पर आ जाएगी। कुसुम जी ने उसे संभालते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, जब तक प्रलय है तब तक सृष्टि को कुछ नहीं हो सकता। नताशा रोते हुए बोली, आई होप सो मॉम, लेकिन मुझे सच में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। कुसुम जी किसी तरह उसे शांत करते हुए अंदर की तरफ ले आई थी, लेकिन सच तो यही था कि उन्हें भी सृष्टि के लिए डर लग रहा था। अगर ये सब अकेले में हुआ होता, किसी ने ना देखा होता तो बात अलग थी। आद्विक की लाश कहाँ जाती है किसी को पता ही नहीं चलता, लेकिन मीडिया वालों ने सब रिकॉर्ड कर लिया था और प्रलय के पास इतना भी वक्त नहीं था कि वो मीडिया को खरीद पाए। सब ने न्यूज़ लाइव कर दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब कुछ किसी का गेम प्लान हो। वहीं गाड़ी ड्राइव कर रहे प्रलय के दिमाग में भी यही सब चल रहा था। कुछ ही मिनट में उसकी गाड़ी पुलिस स्टेशन के बाहर आकर रुकी और वो तुरंत तेज कदमों से पुलिस स्टेशन के अंदर आया, जहां पर सृष्टि को हिरासत में ले रखा था। उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। प्रलय अंदर आया और इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए बोला, मेरी बीबी कहाँ है? इंस्पेक्टर तुरंत अपनी जगह से खड़े हुए और प्रलय की तरफ देखते हुए बोले, सॉरी मिस्टर राणा, इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होगा और आप अपनी बीबी से भी मिलना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम कुछ नहीं कर सकते। बाहर मीडिया वालों का समौड़ा लगा हुआ है, वो लोग अंदर तक आने को तैयार हो चुके हैं। अगर ऐसे में आप अपनी बीबी से मिलोगे तो। अभी वो बोल ही रहा था कि प्रलय ने तुरंत उसके पास आकर उसके गिरेबान को पकड़ लिया और बोला, मैंने पूछा मेरी बीवी कहाँ है? इंस्पेक्टर अब कुछ बोल ही नहीं पाया, उनका गला सूखने लगा था। उन्होंने तुरंत सामने की तरफ इशारा किया तो प्रलय ने एक झटके से पुलिस को छोड़ा और अगले ही पल लॉकअप की तरफ बढ़ गया, जहां पर सृष्टि थी। जैसे ही वो 10-12 कदम आगे की तरफ आया, उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को सुनकर प्रलय ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो तुरंत दाएं तरफ घुमा, जहां लॉकअप में सृष्टि नीचे ज़मीन पर बैठी थी और डर से कांप रही थी। उसे देखकर कोई कह नहीं सकता था कि उसने मर्डर किया होगा और प्रलय को किसी के कहने की ज़रूरत भी नहीं थी। वहाँ पर उसने सृष्टि से जो कहा, जिस तरह से रिएक्ट किया, वो उस वक्त की डिमांड थी। वरना इतना तो वो जानता था कि उसकी यूनिवर्स किसी का मर्डर करना तो दूर, किसी को एक थप्पड़ तक नहीं लगा सकती। अगर उसमें इतनी ही हिम्मत होती तो शायद आज से सालों पहले वो मानव का किस्सा खत्म कर चुकी होती। उसने तुरंत लॉकअप का ताला अपने हाथ से ही तोड़ा और अंदर की तरफ आ गया। जैसे ही सृष्टि ने ताला टूटने की आवाज़ सुनी, उसने तुरंत अपने नज़रें उठाकर सामने की तरफ देखा, जहाँ पर प्रलय खड़ा था और अब वो बिल्कुल उसके पास आकर खड़ा हो चुका था। सृष्टि जल्दी से उठी और उसके सीने से लग गई, लेकिन जब उसे प्रलय की बातें याद आई तो उसके हाथ एकदम से रुक गए। लेकिन अगले ही पल प्रलय ने खुद उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। सृष्टि का रोना अब और भी ज़्यादा तेज हो गया। प्रलय उसकी पीठ पर अपना हाथ रखकर उसकी पीठ को सहलाते हुए बोला, चुप, बिल्कुल चुप, रोना नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें रोना क्यों आ रहा है? मैंने मना किया था ना कि कभी भी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। सृष्टि उससे अलग हुई और प्रलय की तरफ देखते हुए ही बोली, मैं आद्विक का मर्डर? प्रलय तुरंत उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर बोला, चुप, बिल्कुल चुप, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुमने जो भी किया है सोच समझकर किया होगा और मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरी यूनिवर्स क्या कर सकती है और क्या नहीं। सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्रलय कैसी बातें कर रहा है, पर अब वो चुप ही रही। प्रलय ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और बोला, बहुत जल्दी मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूँगा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात प्रांस की, तो प्रांस के साथ उसकी दादी है ना, उसकी बुआ भी है, वो दोनों उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे
और वैसे भी तुम्हें कौन सा उसका ख्याल रखना था, तुम्हें तो सिर्फ मेरा ख्याल रखना था। मुझसे फुर्सत ही नहीं मिलती तुम्हें, तो उसके पास तुम जाती ही क्या। उसकी बात सुनकर सृष्टि रोते रोते भी हंसने लगी। प्रलय उसके चेहरे के करीब हुआ और बोला, जैसे ही तुम यहाँ से बाहर निकलोगी ना, मैं तुम्हें हनीमून पर लेकर जाने वाला हूँ। उसकी बात सुनकर सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वो ऐसे कैसे इस इंटेंस मोमेंट पर भी ऐसी बातें कर सकता था। वो बस प्रलय की तरफ देखती रही और तभी पीछे से एक आदमी की आवाज़ आई, बॉस खाना। प्रलय ने तुरंत पलटकर पीछे की तरफ देखा, जहाँ पर उसका आदमी सृष्टि के लिए खाना लेकर आया था। प्रलय इतनी जल्दी सृष्टि को वहाँ से बाहर नहीं निकाल सकता था, लेकिन वो वहाँ पर उसे अच्छे से खाना तो खिला सकता था ना, क्योंकि जिस तरह से ये सब कुछ हुआ था, प्रलय समझ चुका था कि कोई है जो इन सब के पीछे मास्टरमाइंड है। और ऐसे में अगर उसने किसी खेल को जाल बिछाया है तो ज़रूर कुछ सोच कर ही बिछाया होगा। उसने तुरंत खाने की प्लेट्स अंदर की तरफ ली और फिर सृष्टि को लेकर वहाँ साइड में बने हुए सीमेंट के तख्ते पर आया। पहले वो खुद वहाँ पर बैठा, उसने प्लेट साइड में रखी और सृष्टि को अपनी गोद में बिठा लिया। सृष्टि उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप यहाँ पर इंस्पेक्टर बोलेंगे नहीं क्या। प्रलय मुस्कुराया और बोला, उसकी ज़ुबान कैसे बंद करनी है वो मुझे पता है। फिलहाल तुम अपनी ज़ुबान बंद रखो और चुपचाप खाना खाओ। ये बोलकर उसने निवाला बनाया और सृष्टि की तरफ बढ़ा दिया। सृष्टि रोते हुए बोली, नताशा ठीक है। प्रलय ने अपनी पलकें बस हल्की सी झटक दी। सृष्टि रोते हुए बोली, मुझे उस वक्त और कुछ समझ नहीं आया डिस्ट्रॉयर। प्रलय उसे घूरते हुए बोला, अब तुम चुप हो रही हो या फिर खाने की जगह मैं किसी और तरीके से तुम्हारा मुंह बंद करवाऊं। और अगर मैं यहाँ पर शुरू हो गया तो तुम जानती हो, फिर मत कहना कि प्रलय राणा बहुत बेशर्म है। उसकी बात सुनकर सृष्टि एक बार फिर से रोते रोते हंस पड़ी। प्रलय भी हल्का सा मुस्कुराया और उसने एक बार फिर से उसे खाना खिलाना शुरू कर दिया। कुछ देर में प्रलय ने सृष्टि को पूरी तरह से खाना खिला दिया था और इस वक्त के दौरान उसने एक पल के लिए भी सृष्टि के चेहरे पर से अपनी नज़रें नहीं हटाई थी। जब भी उसके होठों पर हल्का सा खाना लग जाता तो वो उसे अपने अंगूठे से साफ करता और फिर उसे अपने होठों में दबा लेता। सृष्टि ने भी उसे खाना खिलाने की कोशिश की, लेकिन प्रलय बड़े अजीब तरीके से बोला, फिलहाल मेरा सिगरेट पीने का मन कर रहा है, खाना नहीं खाया जाएगा। सृष्टि उसे अपनी कसम देकर बोली, लेकिन यहाँ से जाने के बाद, सिगरेट पीने के बाद आप खाना खा लीजिएगा। प्रलय बस मुस्कुराया। तभी प्रलय सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, जब मैं यहाँ से बाहर जाऊँगा तो तुम्हारे लिए यहाँ पर बिस्तर लगाया जाएगा। आराम से सोना और बिल्कुल भी परेशान मत होना। और अगर कोई तुमसे कोई भी सवाल पूछे तो तुम वही कहोगी जो अब तक तुमने कहा। बिल्कुल भी चेंज नहीं होना, जो किया है वो किया है। उसकी बात सुनकर सृष्टि ने अपना सर हाँ में हिला दिया। अब तक तो वो इतना समझ चुकी थी कि प्रलय को उस पर ट्रस्ट है, लेकिन वो शायद किसी वजह से इस बात का जिक्र ही नहीं करना चाहता कि मर्डर किसने किया है और किसने नहीं। वो बस इशारों ही इशारों में उसकी बात समझ रही थी। और प्रलय ने अब मुस्कुराते हुए बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। सृष्टि ने अपने सीने पर अपना हाथ रख लिया। उसने प्रलय से वादा तो कर दिया था कि वो बिल्कुल भी नहीं डरेगी, लेकिन उसे डर बहुत ज़्यादा लग रहा था। अचानक ही प्रलय वापस उसकी तरफ घूमा और उसके बिल्कुल पास आ गया। सृष्टि सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। प्रलय मुस्कुराते हुए बोला, मैंने तुम्हें खाना तो खिला दिया, लेकिन खाने में कुछ मीठा तो था ही नहीं। और तुम्हें तो खाना खाने के बाद मीठा पसंद है ना। सृष्टि ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो उसकी बात समझती उससे पहले ही प्रलय ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और बोला, कोई बात नहीं, मेरे पास वो मीठा है जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। ये बोलकर उसने उसे चूमना शुरू कर दिया। सृष्टि एकदम से फ्रीज हो गई। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से प्रलय को देख रही थी, लेकिन अब उसकी आंखें बिल्कुल बंद हो चुकी थी। उसके दिल का जितना भी डर था, जितनी भी बेचैनी थी, जैसे प्रलय अपनी उस किस के जरिए कम कर रहा था। सृष्टि के हाथ भी प्रलय के सीने पर कस चुके थे और वो भी प्रलय का साथ देने लगी थी। थोड़ी देर बाद प्रलय सृष्टि का चेहरा देखते हुए बोला, इस मीठे का स्वाद तुम भूल तो नहीं जाओगी ना यूनिवर्स। सृष्टि एकदम धीमे से लेकिन थोड़ी डीप वॉइस में बोली, जब तक जिंदा हूँ तब तक तो नहीं भूलूंगी।
प्रलय उसकी अधूरी बात पूरी करते हुए बोला, और तुम्हें कुछ मैं होने दूंगा भी नहीं। सृष्टि उसकी बात सुनकर मुस्कुराई। प्रलय अब कुछ देर बाद वहाँ से बाहर निकला। आते हुए उसकी नज़र इंस्पेक्टर पर थी, जो डरते हुए उसे देख रहा था। प्रलय वहाँ पर आया और बोला, खबरदार, अगर उसके साथ जरा सी भी बदतमीजी की तो यहाँ से ट्रांसफ़र किसी शहर या किसी देश में नहीं होगा, सीधा। ये बोलते बोलते वो एकदम से चुप हो गया था और इंस्पेक्टर ने थूक गटकते हुए अपना सूखता हुआ गला तर किया। प्रलय वहाँ से जा चुका था। बाहर आते ही नमन, जो उसका आदमी था, वो उसके पास आया और बोला, सर, मैंने मैडम की बेल के लिए अप्लाई कर दिया, लेकिन आज बेल मिलना मुश्किल है। आज की रात तो उन्हें जेल में ही बितानी पड़ेगी। ऐसे में अब हम क्या करें? प्रलय तुरंत बोला, तुम एक काम करो, तुम जाकर ऑफिस की सारी चीज़ संभाल लो, ये सब चीज़ मैं खुद संभाल लूँगा। नमन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। प्रलय ने कुछ नहीं कहा और अपनी गाड़ी में बैठ गया। मीडिया वालों ने जैसे ही प्रलय की तरफ देखा, वो तुरंत भागते हुए उसके पास आए, लेकिन वो उसके पास पहुंचते उससे पहले ही प्रलय अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल चुका था। पर उसकी गाड़ी ज़्यादा दूर नहीं गई। कुछ ही दूरी पर जाकर उसकी गाड़ी रुक गई थी और उसने अपना सर पीछे सीट की तरफ टिका लिया था। वो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला था, और अगर उसकी यूनिवर्स जेल में थी तो वो भला कैसे ही वहाँ से जा सकता था। वो बस वहीं पर अपनी गाड़ी में बैठा रहा। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था और प्रलय अपनी गहरी सोच में और भी ज़्यादा डूबता जा रहा था। वो बस यही समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इन सब चीज़ों के पीछे कौन हो सकता है। मानव और अमय की इतनी औकात नहीं थी कि वो दोनों ऐसा कुछ कर पाएं। उसने अपने आदमी को कॉल किया और मानव और अमय के बारे में पूछा कि आखिर वो हैं कहाँ पर। तो प्रलय को जवाब मिला कि वो दोनों अभी भी वहीं पर हैं जहाँ पर उन दोनों को छोड़ा गया था। प्रलय ने तुरंत पूछा, क्या उनसे कोई मिलने आया था? वो आदमी फटाक से बोला, नहीं, मेरी नज़रों के सामने तो कोई भी नहीं आया था। प्रलय तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, जो लोग खेल खेलते हैं ना, वो नज़रों में आने का मौका भी नहीं देते। तुम्हारा काम खत्म हुआ, अब से तुम्हें उन दोनों पर नज़र रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आदमी हैरानी से बोला, लेकिन क्यों सर? अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। आइंदा से अपना पूरा काम अच्छे से मैं करूँगा, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। प्रलय ने उसकी बात सुनते ही ये हुई कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था और अपने दूसरे आदमी को फ़ोन किया ताकि वो उसे मानव और अमय पर नज़र रखने के लिए बोल दें। इतना तो वो भी समझ चुका था कि अगर कोई प्रलय के साथ खेल खेलने की कोशिश कर रहा है तो उसकी नज़र प्रलय से जुड़ी हर एक चीज़ पर होगी। तो ऐसे में मानव और अमय पर उसकी नज़र क्यों नहीं जाएगी? और उन पर नज़र जाएगी तो उस पर आदमी पर भी जाएगी जिसे प्रलय ने उन दोनों पर नज़र रखने के लिए कहा था। मतलब उसे वो आदमी बदलना होगा, और कुछ इस तरह से कि अब वो ये काम जिसे सौंपे उसके बारे में हवा को भी खबर ना हो। प्रलय का आदमी उसके ऑर्डर्स के अनुसार वहाँ से हट चुका था। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि ने प्रलय के सामने खुद को संभाल लिया था, लेकिन अब प्रलय के जाने के बाद उसे डर लगने लगा था। उसे प्रांस की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी और साथ ही साथ नतीशा की भी फिक्र हो रही थी। वहाँ पर अकेले में उसे वो जगह खाने को दौड़ रही थी। वो एक जगह पर बैठ गई और बार बार उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। जितना वो उन आंसुओं को समेटने की कोशिश करती, उतने ही वो आंसू और ज़्यादा तेज हो जाते। जहाँ एक तरफ सृष्टि का रो रो कर बुरा हाल था, वहीं दूसरी तरफ राणा मेंशन में भी कुछ ठीक नहीं था। कुसुम जी प्रांस को चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रांस लगातार रोए जा रहा था। उसे यूं रोते हुए देखकर कुसुम जी अब खुद को रोक नहीं पाई और उन्होंने तुरंत प्रलय को कॉल कर दिया। प्रलय, जो अब मीडिया वालों के जाने के बाद वापस पुलिस स्टेशन के बाहर आकर अपनी गाड़ी रोककर गाड़ी में बैठा था, जैसे ही उसने कुसुम जी का फ़ोन आते हुए देखा, उसने तुरंत फ़ोन रिसीव किया। सामने से कुसुम जी की आवाज़ तो बाद में आई, पहले प्रांस के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर प्रलय ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और जब अगले पल उसकी आंखें खोली तो उसकी आंखों का रंग गहरा लाल था। कुसुम जी बेहद मायूसी भरी आवाज़ में बोली, प्रांस चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है प्रलय। मैंने हर कोशिश कर ली, लेकिन पता नहीं जैसे आज इसने क्या ही ठान लिया है। सृष्टि तो नहीं आ सकती, लेकिन एक बार तुम तो घर आ जाओ, क्या पता तुम्हारे आने से थोड़ा फर्क पड़ जाए। प्रलय ने कुछ नहीं कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अगले ही पल अब उसने गाड़ी राणा मेंशन की तरफ बढ़ा दी।
कुछ ही देर में जब वो राणा मेंशन पहुंचा तो वो तेज कदमों से अंदर की तरफ आया। अंदर आते ही उसे प्रांस के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। वो आवाज़ सुनकर उसका भी दिल कांप उठा। वो तुरंत कुसुम जी के कमरे में आया और आते ही उसने कुसुम जी के हाथों से प्रांस को लेकर अपने सीने से लगा लिया। प्रांस, जो अब तक बहुत ज़्यादा रोए जा रहा था, जैसे ही उसे प्रलय की गर्माहट महसूस हुई वो एकदम से चुप हो गया। भले ही वो प्रलय और सृष्टि के पास नहीं रहता था, लेकिन प्रलय और सृष्टि का टच वो बहुत अच्छी तरह से महसूस कर सकता था और वो उदास हो रहा था उन दोनों के बिना। बेशक से वो उसके साथ ज़्यादा वक्त ना बिताए, लेकिन दिन में ना जाने कितनी ही बार सृष्टि प्रांस के साथ वक्त बिताती थी और प्रलय भी सुबह और शाम उससे ज़रूर मिलता था। और अब सुबह से रात हो गई थी, ना प्रांस के पास प्रलय आया था और ना ही सृष्टि, इसलिए वो उन दोनों के लिए रोए जा रहा था। प्रलय को प्रांस को अपने सीने से लगाते हुए देख कुसुम जी की आंखों में नमी तैर गई। वो तुरंत उसके पास आई और बोली, सृष्टि ठीक है ना? प्रलय ने अपना सर हाँ में हिलाया। वो प्रांस को लेकर बिस्तर पर आया और उसने प्रांस को नीचे बिस्तर पर लेटाकर उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा। प्रांस उसे देखकर मुस्कुराने लगा था। प्रलय कुसुम जी की तरफ देखते हुए बोला, इसने दूध पिया है मॉम? कुसुम जी ने अपना सर ना में हिलाया और जल्दी से प्रांस के लिए दूध लेने चली गई। प्रलय ने प्रांस को अपने सीने पर लिटाया और उसे अपने दिल की बातें करने लगा। इस वक्त उसे बहुत अजीब लग रहा था। अपनी सृष्टि को उन सलाखों के पीछे देखकर उसका दिल फट रहा था, लेकिन वो चाहकर भी सृष्टि के लिए कुछ कर नहीं पा रहा था। कुछ ही देर में कुसुम जी प्रांस के लिए दूध लेकर आई। तब तक प्रांस चुप हो चुका था और काफ़ी संभल भी चुका था। वो प्रलय ने वापस से प्रांस कुसुम जी को दे दिया और बोला, अगर ये दोबारा रोए तो आप मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। कुसुम जी तुरंत बोली, खाना तो खा लो तुम, सुबह से तुमने कुछ भी नहीं खाया होगा। प्रलय व्यंग से मुस्कुराया और बोला, क्या ही बात कर रहे हो आप मॉम? ये कहकर बस वो तुरंत वहाँ से चला गया। वहीं दूसरी तरफ कायनात इस वक्त मित्तल मेंशन में थी और बेसब्री से वेदांश का इंतजार कर रही थी। तभी बाहर से वेदांश अंदर की तरफ आया। जैसे ही कायनात की नज़र उस पर गई, वो भागते हुए उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, ये सब तुमने किया है? वेदांश ने सवालिया नज़रों से उसे देखा और बोला, क्या सब कुछ? कायनात तुरंत बोली, मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करो, तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। अभी वो बोल ही रही थी कि वेदांश उसके बगल में से होते हुए आगे की तरफ आया। उसने अपना ब्लेज़र उतारकर साइड में फेंका और अपनी शर्ट के कुछ बटन्स भी खोल ली। वो सामने ही बने हुए बार काउंटर की तरफ गया और काउंटर पर एक गिलास रख कर साथ ही रखी हुई वाइन की बोतल में से उस गिलास में वाइन डालने लगा। कायनात उसके पास आई और बोली, सृष्टि को जेल तुमने भिजवाया है ना? वेदांश एक्सप्रेशन के साथ बोला, क्या सृष्टि जेल में गई? कायनात गुस्से में बोली, मैंने कहा ना, मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करो। तुम क्या समझते हो मेरे अंदर दिमाग नहीं है? बहुत दिमाग है मेरे अंदर। वेदांश व्यंग से बोला, दिखाई तो नहीं देता, कहीं छुपा कर रखा हुआ है क्या? कहीं घुटनों में तो ताला लगा कर नहीं रख दिया? कायनात का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। वो चिल्लाते हुए बोली, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि सृष्टि को जेल तुमने भिजवाया है या नहीं, और तो कोई ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो प्रलय के साथ इस तरह के खेल खेल सके सिवाय तुम्हारे। जरूर ये सब तुम्हारा किया हुआ है, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। आखिर तुम्हारी प्रलय से क्या दुश्मनी है? तुम मेरी मदद भी कर रहे हो प्रलय को हासिल करने के लिए, और तुमने सृष्टि को भी जेल भेज दिया। आखिर तुम्हारे इरादे क्या हैं? वेदांश वाइन पीने लगा। उसके चेहरे पर हल्की हल्की सी मुस्कुराहट थी। वाइन का गिलास साइड में रखकर वो कायनात की तरफ देखते हुए बोला, अगर वेदांश मित्तल के इरादे किसी को समझ में आ जाए तो फिर बात ही क्या होगी। तुम बस एंजॉय करो। जैसे ही सृष्टि प्रलय की लाइफ से जाएगी, प्रलय पूरी तरह से तुम्हारा हो जाएगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए गाड़ी बुक करवा सकता हूँ, अगर तुम प्रलय को संभालने के लिए उसके पास जाना चाहती हो तो। कायनात उसके सवाल पर सोच में पड़ गई थी। वैसे मौका तो बहुत बढ़िया था। वो तुरंत बोली, मैं खुद चली जाऊंगी। वेदांश ने कुछ नहीं कहा और अपने हाथ में दोबारा वो वाइन का गिलास उठाकर बोला, जाओ, दरवाज़ा खुला है।
ये बोलकर अब वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। कायनात सवालिया एक्सप्रेशन के साथ उसे देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वेदांश कैसा इंसान है। ना वो उसके इरादों को समझ पा रही थी और ना ही खुद उसे। वो एक गहरी सांस लेकर मित्तल मेंशन से बाहर आई और गाड़ी में बैठकर राणा मेंशन के लिए निकल गई। कुछ ही देर बाद उसकी गाड़ी राणा मेंशन के बाहर आकर पार्क हुई। वो गाड़ी से उतरकर अंदर की तरफ जाने लगी तो गार्ड ने उसे रोका और तुरंत बोले, आप अंदर नहीं जा सकती। कायनात को अपनी इंसल्ट फील होने लगी, लेकिन वो फिर भी बेशर्मों की तरह बोली, इस वक्त प्रलय को मेरी ज़रूरत है, आप लोग मुझे रोक नहीं सकते। वो गार्ड जल्दी से बोले, लेकिन प्रलय सर तो अंदर है ही नहीं, वो बस थोड़ी देर पहले ही घर आए थे और कुछ ही देर में वापस चले गए। अगर आपको उन्हें मिलना है तो वो बाहर ही हैं, आप उन्हें फ़ोन करके उनके बारे में पता लगा लीजिए, और अगर आपको घर के अंदर जाना है तो पहले परमिशन लेकर आइए। कायनात गुस्से से दंदनाते हुए वापस अपनी गाड़ी में बैठी और वहाँ से निकल गई। वो वापस मित्तल मेंशन आ रही थी, लेकिन तभी उसे ख्याल आया कि अगर सृष्टि जेल में है तो पक्का प्रलय भी जेल के आसपास ही होगा। वो अपनी सृष्टि को ऐसे तो छोड़ेगा नहीं। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने तुरंत अपनी गाड़ी ड्राइवर को पुलिस स्टेशन की तरफ घुमाने के लिए कहा। वहीं दूसरी तरफ मित्तल मेंशन वेदांश अपने कमरे में था। तभी कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ। वेदांश ने मुस्कुराते हुए दरवाजे की तरफ देखा। नशे में उसका चेहरा एकदम लाल हो चुका था और आंखों की गहराई और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। दरवाजे पर दो आदमी खड़े थे, जिनके हाथों में एक बहुत बड़ा पेंटिंग जैसा कुछ था जो सफ़ेद कपड़ों से ढका हुआ था। वेदांश के इशारे पर वो उस पेंटिंग को अंदर की तरफ लेकर आए और उन्होंने उसे रूम के बीचों बीच खड़ा किया। वेदांश के इशारे पर अब वो तीनों सर्वेंट वहाँ से जा चुके थे। वेदांश उस पेंटिंग की तरफ आया और आते ही उसने उस सफ़ेद कपड़े को साइड किया। उसके अंदर सच में एक पेंटिंग ही थी जो सृष्टि की थी। जब उसने पहली बार सृष्टि को देखा, सृष्टि की पेंटिंग में भी सृष्टि की मासूमियत साफ झलक रही थी। उसके होठों पर हल्की हल्की मुस्कुराहट थी। ब्लैक एंड वाइट कलर में बनी वो पेंटिंग सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वेदांश ने अपना हाथ उस पेंटिंग पर रखा और बोला, आखिर तुम आ ही गई मेरे पास। अभी फ़िलहाल तुम्हारी पेंटिंग आई है, लेकिन बहुत जल्दी तुम आओगे। तुम जानती हो वेदांश मित्तल के दो तरीके हैं लोगों को अपने सामने झुकाने का। एक प्यार से उन्हें अपने सामने झुकाना और दूसरा उन्हें इस कदर मजबूर कर देना कि तुम्हारे सामने झुकने के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन ही ना हो। और अब ये सेकंड वाला ऑप्शन मैं तुम्हारे सामने रखूँगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर डेंजरस एक्सप्रेशन थे। वहीं दूसरी तरफ प्रलय अपनी गाड़ी से बाहर निकला। वो पुलिस स्टेशन के अंदर जाने वाला था ताकि एक बार फिर से सृष्टि को देख सके, लेकिन तभी कायनात उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उसे अपने सामने देखकर प्रलय का चेहरा गुस्से से झलकने लगा। कायनात उसके पास आई और बोली, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। प्रलय, ऐसे वक्त पर मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। उसकी बात सुनकर प्रलय का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ने लगा था। वो गुस्से से कांपते हुए बोला, चली जाओ यहाँ से, वरना सृष्टि ने तो आज एक मर्डर किया ही है। एक मर्डर आज मेरे हाथों भी हो जाएगा। उसकी बात सुनकर एक पल के लिए तो कायनात का गला भी सूखने लगा था। वो एक बार फिर से प्रलय के करीब होने लगी, लेकिन अगले ही पल प्रलय खुद उसके करीब आया और उसने सीधा कायनात का गला पकड़ लिया। कायनात की आंखें बड़ी हो गई। प्रलय उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला, मेरे साथ रहने के बाद भी तुम्हें इतनी बात समझ में नहीं आई क्या कि मैं फालतू धमकियां नहीं देता। अब अगर चाहती हो कि तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूँ तो तुरंत यहाँ से चली जाना, वरना यहीं ज़िंदा ज़मीन में गाड़ दूँगा और तुम्हारा तो कोई केस भी नहीं लड़ेगा। उसकी बात सुनकर कायनात थर थर काँपने लगी थी। वो प्रलय से अपना गला छुड़ाने की कोशिश ही कर रही थी कि प्रलय ने खुद ही एक झटके से उसका गला छोड़ दिया और अगले ही पल कायनात गहरी गहरी सांस लेते हुए खुद की सांसों को नॉर्मल करने लगी। अब देखते ही देखते वो तुरंत वहाँ से चली गई थी, क्योंकि इस वक्त प्रलय के पास रहना सच में अपनी जान को खतरे में डालने से कम नहीं था। प्रलय के दिमाग में इस समय बस सृष्टि ही चल रही थी। उसके आगे पीछे वो ना कुछ देखना चाहता था और ना ही सोचना। सृष्टि के बारे में सोचते हुए एक बार फिर से प्रलय ने अपनी आंखें बंद कर ली और दो बूंद आंसू उसके गालों पर लुढ़क आए।
कितने मुश्किलों से उनका रिश्ता नॉर्मल हुआ था, कितने मुश्किलों से पाया था उसने सृष्टि को। अब वो उसे कुछ होने नहीं दे सकता था। आज कहानी का पहला पार्ट है। कमेंट करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा। 2 मिनट का समय निकाल कर कहानी पर कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोगों को कहानी कैसी लग रही है। अगर आप लोग आगे के पार्ट भी देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कहानी पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।